ये चेस्ट पे गोली लगी थी। मैंने वो टांग पे भी देखा था। एक वीर नारी हमें फौज बोलता है, समाज में तो विधवा ही बोलते हैं। उन्होंने के साथ को हम आ रहे हैं, तो साथ को ही वो लौटे। इनका सर ऐसे था और पानी बॉडी था, और बलिताएं जैसे निकाले तो जहाँ जहाँ बुलेट था वहाँ से आर पार पानी बह रहा था। चीज़ एक चिट्ठी के जरिए अपने आप को बता देना और इंतज़ार करना, तुम्हें पसंद है इसलिए मैं रसगुल्ला खाऊंगा। तो मेरे लिए पर्सनली जब छुट्टी आते थे तो मेरे लिए तो त्यौहार हो जाता था। मैं बहुत खुश हूँ, मैं घर भी आऊँगा और मेरे प्रमोशन हो गया है। वो जो पुलिया थी, वो पुलिया में बताते हैं कि एक आदमी ही क्रॉस कर सकता। तो जैसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर में जो झाड़ी भी होता है वो हमारे हाइट से ऊंचा ऊंचा होता है। कितना मतलब टॉर्चर भी करते हैं ये लोग। और फौज आपको ये एहसास कराता है कि मतलब हम हमेशा आपके साथ हैं, कि अगर कुछ इसके साथ अनहोनी हो जाए तो वो कहेंगे इनकी चाची विडो थी, उन्होंने ये रस्म में भाग लिया। जय हिंद दोस्तों, मेरी वीर यात्रा में आज मैं आई हुई हूँ लांस नायक राजकुमार महतो जी के घर पे। लांस नायक राजकुमार महतो जी 4 जून 2004 को देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे, और अभी हमारे साथ उनकी वीरांगना जया जी बैठी हुई हैं। तो अभी हम लोग लांस नायक राजकुमार महतो जी के बारे में बात करेंगे, उनके जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जया दीदी, आप कैसी हैं, मुझे ये बताइए। मैं ठीक हूँ जी जी। अच्छा है, अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, इनके बारे में बात करना या बताना हमें अच्छा लगता है कि लोग जाने, दुनिया जाने, इनको ना भूलें। जी जी। तो दीदी सर आर्मी कब ज्वाइन किए हुए थे? ये ज्वाइन किए थे 1994 में। अच्छा। जब इनकी उम्र थी 19 वर्ष, अच्छा, तब इन्होंने फौज को ज्वाइन किया था। जी जी। 2000 मतलब इनकी 2004 में शहादत हो गई, तो मतलब 10 साल की 10 साल की इनकी सेना में अपना योगदान इन्होंने दिया। जी जी। तो दीदी सर मुझे सर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था जब आप इनके घर में ब्याह करके आई हुई थी उस वक्त? मेरी शादी हुई इनसे 1997 में जी। और जब मैं इनके यहाँ गई तो इनके परिवार में मेरे उस समय सास ससुर थे, मेरी दादी सास भी थी, जी जी। जेठ जेठानी थे। यानी इनके घर में ये 5 भाई बहन हैं, जिसमें ये 2 भाई बड़े थे, एक जेठ है, इनसे बड़े भैया हैं, फिर ये और 3 बहनें। और हमारा किसान फैमिली है। बगल में, हमारे गांव के बगल में ही एक बीआईटी मिश्रा है जो लोग जानते हैं, तो उसी में फादर इन लॉ मेरे प्यून थे, साथ साथ वो खेती करते थे, किसान थे। और हमारे उधर उस समय जब की बात है, जब मतलब बच्चियों को, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि ऐसा उनका मानना होता था शायद कि घर गृहस्थी संभालना है। तो भाई बहन में ये 2 ही थे जो स्कूल जाते थे, और 3 ननद है मेरी, जो कि 2 तो बिल्कुल ही मतलब नहीं गई कभी स्कूल, और छोटी ननद 5वीं क्लास में थी जब इनकी शादी हुई। तो लगभग मेरे घर में ना वो बाल विवाह ही है सबका। और मेरे हस्बैंड थोड़े पढ़े, और इनको पढ़ाई को लेकर बहुत ही दिलचस्पी थी कि नहीं, पढ़ाई से ही हम अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन स्तर में बदलाव ला सकते हैं, परिवार को अच्छे बना सकते हैं। जी जी। तो आप शादी करके जब आई थी तो सर की 3 साल की सर्विस हो गई थी। हाँ, जैसा आपने बताया 97 में आपका शादी हुआ, 94 में इन्होंने ज्वाइन किया था। जी। तो दीदी वो आप जैसे कहते हैं कि वो पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि रखते थे, तो आपके बारे में वो क्या सोचते थे? आप कहते हैं कि आप उन्होंने मुझे पढ़ाया इस तरीके से, तो फिर वो आपके बारे में क्या कहते थे एजुकेशन को लेके? एजुकेशन को लेकर ये है ना कि इनके ऊपर भी प्रेशर आने लगा, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि सबकी शादी बहुत अर्ली हो गई, तो उस अकॉर्डिंग लोगों को भी लगता था कि चलो ये तो पहले ना कहता है, क्योंकि इनको भी एजुकेशन कंप्लीट करना था। फौज में नहीं जाते तो ऑब्वियसली ये पार्ट 1 में थे, तो इनका जॉब हो गया, तो फिर पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू तो किया नहीं। जी जी। तो जब इन पे ऊपर भी प्रेशर आया, तो जब भी छुट्टी आते थे ना, तो ये लड़कियां देखने जाते थे कि हमारे यहाँ क्या है ना, लड़के वाले ही लड़की ढूंढते हैं, लड़की वाले नहीं जाते। जी जी। तो ये हमारा यहाँ कल्चर है। तो इनको जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता कि हाँ उनके यहाँ है, यहाँ जाना है, दोस्तों के थ्रू, परिवार के थ्रू, तो जब भी ये गए ना तो बहुत ही अच्छी लड़कियाँ भी मिली, सुंदर भी मिली, टॉल भी मिली, जैसे इनको था लंबी चाहिए। लेकिन इनको एक था अपने मन में, इनके जहन में कहीं कि मुझे
क्योंकि अर्ली मैरिज है हमारी सबकी, तो जल्दी शादी हो जाती थी, तो जो आए ना वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे, इनको ऐसा था पहले से। लेकिन मुझे तो ऐसा पता नहीं था कि इनकी भी सोच ऐसी है। मुझे वो देखने के लिए आए थे 97 में, जब मैंने बोर्ड दिया था, बोर्ड का एग्जाम दिया था, मैट्रिक का एग्जाम दिया था, तो उस समय वो मेरे घर पे मुझे देखने आए थे। और तो मैंने पहले शादी से मना कर दिया इनको। सेम डे वो 3 लड़कियों को देख कर आए थे। अरे मना इन्होंने कर दिया कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं करना है, मतलब आप कह सकते कि रिजेक्ट किया। और जब ये मुझे देखने आया था, मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो इनको लगा होगा कि मैंने इतनी लड़कियों को देखा और मैं जो मुझे पसंद आई उसने मुझे ना कह दिया। तो मैंने बोला कि देखिए, ना तो मैं नहीं बोलूँगी ना, अब उस एज में भी नहीं हूँ, और आप समझदार हैं, आप ना बोल दीजिए। मेरे जब मुझे अकेले में बात करने का मौका मिला तो मैंने बोला कि देखिए, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी जो मेरे बड़े पापा की बेटी है, उनकी शादी हो गई थी 9th में, और उनको ले जाकर ना वो खेतों में काम कराते हैं, फिर पढ़ाई छूट जाता है, पढ़ाई का बोल के ले जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप मतलब नहीं मिलेगा। तो उस टाइम बोले मुझे कि नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं बिलीव कैसे करती ना, तो मैंने तो ना बोल दिया। और इनको रिक्वेस्ट किया कि देखो, आप जैसे यहाँ से जाएंगे ना, तो आप बोल देना मुझे लड़की पसंद नहीं आई। तो अब बंदा क्यों बोले, मुझसे क्या लगाव है कि वो मेरे बात को सुने। उस टाइम जैसे ही मैं वहाँ से उठ के गई ना, तो लोग, उनके फ्रेंड लोग फिर अंदर आए ना, किसी को चाय नाश्ता जो मैंने दिया था, बोला नहीं खाना है, लड़की ने मुझे मना कर दिया और ये वापस चलिए गए। तो उसके बाद तो मुझे घर वाले लोगों ने भी बहुत सुनाया, इसलिए सुनाया कि हमारे में तो हो ही जाती थी जल्दी शादी, इसको देखने एटलीस्ट को हमने 10वीं पढ़ा दी, फिर भी इसको शादी नहीं करनी है, जवान बेटी है, इसको घर से निकलना नहीं है, हमको लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगा, लड़की मना करती है, यहाँ कौन आएगा रिश्ता लेके, ये सारे चीज़ हुए, घर से बहुत दबाव पड़ा, पर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि इनको मैं इतनी पसंद थी कि जो हमारे मीडिएटर थे, जिनके थ्रू ये आए थे, उसके बाद है कि हमारे रिलेटिव में भी उस गाँव में कुछ लोग हैं, मामा हैं, तो वो लोग भी मेरे को आकर समझाएं कि वो लड़का बहुत बढ़िया है, ना शराब और न नशा कुछ है, और पढ़ा लिखा है, अच्छा है, संस्कारी है। तो इसलिए मैं भी सजेस्ट करूँगा कि तुम सोचो। तो फिर मैं बोला नहीं, मुझे तो पढ़ना है, लेकिन ले जाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड 8 दिन के बाद फिर आए, और इस बार ना वो मुझसे कि लिख के दिए मुझे एक नोट में कि आप जितना पढ़ना चाहती हैं, जितना पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ाऊँगा। तो एक कंसेंट लेटर आप बोल सकते हो, तो वो कंसेंट लेटर मुझे दिया गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। और सोचो मेरा बचपना हो या हो, कोई कंसेंट लेटर या पेपर का क्या मोल है, बट मैंने मतलब हाँ कह दी। पर उन्होंने मुझे, जैसे ही मेरा रिजल्ट आउट हुआ विदिन 7 डेज, फिर मेरा एडमिशन, मेरा उनको जाने 20 दिन की उनकी छुट्टी बची हुई थी, 20 दिन में उन्होंने छुट्टी बढ़वाया, मेरा कॉलेज में दाखिला कराया, ISC में मैंने एडमिशन लिया वहाँ। जब तक ये थे तब तो बहुत ठीक था, क्योंकि घर हमारा है, वो गांव है, गांव में भी हमारा जो है ना कि आपको लिंक करता है। अगर आपको रांची आना है, मेन सिटी आना है, तो गांव से भी आपको आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा, तब आप आ सकते हैं। मतलब ये डिस्टेंस है, हमारा कच्चा सड़क है, तो मैं फुल्ली डिपेंड थी किसी पर्सन पे, या तो खुद मुझे पैदल आना पड़ेगा। तो थोड़े तो चैलेंजेस बहुत थी, क्योंकि अगर आप खेती वाले घर में हैं, लोग खेती कर रहे हैं, तो आपको करना ही है, साथ साथ उनके साथ लगे रहना है, कामों में भी, घर के कामों में भी। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी लोगों को नहीं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है उस फैमिली में पढ़ाई का, तो उस तरह का सपोर्ट नहीं हो पाता है जिस तरह एक जनरल घर में जो माहौल होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा एडमिशन कराया और मैंने अपनी एजुकेशन भी पूरी की। हमारी शादी को 7 साल हुए, 7 साल का हमारा वैवाहिक जीवन रहा, मैरिड लाइफ रहा। तो इन 7 सालों में आप देखेंगे कि मैंने 2 साल ISC किया, 3 साल मैंने BSc किया, और 2 साल मेरा फाइनल जब था तो ये शहीद हो गए। तो कभी कभी लगता है कि हमारा जो समुदाय है, कम्युनिटी है, ऐसे भी मेरी शादी हो जाती, मैं कितना भी रिवोल्ट करती ना, तो चलो इंटर तक पढ़ाते पापा, या ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में तो होना ही था, उससे ज़्यादा डिले तो नहीं करते। तो मे बी मैं इनसे जुड़ी तो कम से कम मुझे एक शिक्षा मिला, और इनकी जो सोच थी, इन्होंने बहुत, मतलब ऐसे नहीं मिलते हैं। एक फ्रेंड मैंने इनमें पाया, एक दोस्त पाया, हस्बैंड के रूप में, मतलब सब कुछ जो एजुकेशन को सोचकर कि हम बदलाव ला सकते हैं। पर जो हमने मिलकर सोचा था, अकेले अब करना पड़ता है बच्चों के लिए, बट कहीं ना कहीं तो वो हैं साथ में, ये फीलिंग भी आती है। जैसा कि फौजियों को कम छुट्टी मिलती है,
तो वो भी छुट्टियों में मतलब साल में लगभग 2 महीने या 3 महीने घर पे ही बिताते हैं। तो अक्सर वो छुट्टियों में जब घर आते थे तो वो कैसा अपना समय आपके साथ व्यतीत करते थे या समाज के साथ व्यतीत करते थे? ये बहुत सोशल थे, बहुत। इनको गांव में इनका अपना एक फुटबॉल फेडरेशन टाइप लोग अपना बनाए हुए थे, जिसमें सारे बॉयज़ मतलब खेलते थे गांव, और वो गांव जीतता भी था। यहाँ एक आप देखेंगे ना, अभी जो अगस्त तक एक इनका फुटबॉल कप चलता है, जिसमें खस्सी की बाजी लगती है। मतलब वो खस्सी जीतोगे, सील्ड जीतोगे, इस तरह का जो मतलब बकरा वाला मैच होता था। और लोग इनको मतलब एज अ फुटबॉल प्लेयर, ही वॉज वेरी गुड प्लेयर, तो इनको यूनिट में भी के लिए भी खेलते थे, तो वहाँ भी इनको फुटबॉल प्लेयर से भी लोग जानते हैं। और हमारे हस्बैंड के जो यूनिट है ना, अभी तो वो मेरठ में है, तो वहाँ भी जो बैरक है खिलाड़ियों का यूनिट में, वो यूनिट का बैरक इनके नाम से है। तो ऐसा मतलब इनका है। तो गांव में भी ये बहुत अच्छा खेलते थे, अच्छे प्लेयर भी थे, लोग उनको उसकी तरह। तो सोशल लाइफ भी, बूढ़ों को बहुत रिस्पेक्ट, बच्चों की बहुत बहुत प्यार, बहुत दुलार बच्चों का। जैसे मुझे जैसे उस एज में शादी हुई थी, अपने बच्चे नहीं थे, तो जैसे बच्चे का नाक बह रहा है तो थोड़ा लगता है ना साफ करने में, लेकिन इनको मैंने देखती थी कि एकदम रुमाल से भी, हाथ से भी बच्चे का, किसी के भाई बच्चा हो, ऐसा नहीं है कि मतलब अपना है या कोई किसी, बच्चों के साथ खेलना। थोड़ा सा मैं देखती कि कहीं बच्चे कर रहे हैं तो वो खुद जाकर बच्चों के पास। बूढ़ों की बहुत रिस्पेक्ट, जब भी ये जाते हैं, मैं इनके साथ कहीं भी निकलती, कब आए बेटा, सबका पैर छू के प्रणाम करना। तो ये सोशलाइज बहुत थे, और गांव के लिए, समाज के लिए भी ये बहुत सोचते थे। और मेरे लिए पर्सनली जब छुट्टी आते थे तो मेरे लिए तो त्यौहार हो जाता था। हम लोग होली दीपावली, मुझे नहीं याद है कि कभी हमने होली दीपावली में इनको छुट्टी मिली हो, याद नहीं है। होली के 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, तो हम लोग उसी टाइम रंग खेल लिए, या त्यौहार हमारे लिए वही होता था। और फ़ोन का तो ये ज़माना भी नहीं था हमारे टाइम पे, लैंडलाइन पे बात होती थी, तो कहीं आप वीडियो कॉल करके उनको देख रहे हो। तो अब तो बहुत कम्युनिकेशन ऐसा है कि वो डिस्टेंस नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग डिस्टेंस में था हमारा रिलेशनशिप। कि जब आते, कभी उनको पता नहीं है कि आ जाने वाले हैं या कब आएंगे ना, तो वो घड़ी का वो नहीं, कभी सरप्राइज देने के चक्कर में और भी पता नहीं रहता कि, बट आते तो पूरा टाइम हम लोग चाहते हैं एक दूसरे को। लेकिन कभी ऐसा होता है, हमारे खेती वाले हैं, खेती के टाइम पे आ गए तो हमें अपना टाइम, जो मी टाइम बोलते हैं, वो कम मिलता, क्योंकि हमें लगता कि नहीं, हमें बात करने हैं, और एक बहुत सारी बातें होती। और लगता ही नहीं, जब पहली बार मिलते ना बहुत दिनों के बाद, तो लगता ही नहीं कि हम कभी अलग थे या नहीं मिले। जैसे अभी आपसे भी लग रहा है कि कितने दिनों से हम जानते हैं, यहीं रहते हो, तो वो वही फीलिंग आता है। और सोलमेट्स होते हैं, तो वो तो आत्मिक संबंध है, वो तो कभी अलग होते ही नहीं है, वो तो हमेशा ही रहते हैं। तो वो एक पीरियड, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन में हम लोग जब रहते हैं ना, तो एक हमारी ट्रेनिंग होती रहती है कि अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, तो ये एहसास के साथ कि वो हैं कहीं, अभी भी काम कर रहे हैं, हाँ ये है कि छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, तो वो एहसास ही हमें जीने का भी एक सहारा हो जाता है। तो हम लोग बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते थे। घर वाले को थोड़ा लगता था कि नहीं, खेत में काम है, हैंड्स मिल जाते, बहू है, लेकिन नहीं है। लेकिन क्या बोलेंगे ना कि सोसाइटी को भी मेंटेन करना है, तो मैं कभी खेतों में ही लगी हूँ, तो उतना टाइम भी नहीं मिलता कभी। और कभी कभी तो मेरे को छोड़ने जाते कॉलेज, तो हम लोग उधर ही अपना टाइम स्पेंड करके आ जाते एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो ऐसा लाइफ रहा हमारा। तो आप चिट्ठी लिखे हुए हैं सर को? बहुत, अभी तो मैं निकाले नहीं हूँ, चिट्ठियाँ ही तो चलती थी हमारी, चिट्ठी में ही तो हम जीते थे, और चिट्ठी को बार बार पढ़ते थे जब तक दूसरी चिट्ठी ना आ जाए। और वो चिट्ठियाँ वाला जो है ना, जो अब बंद हो गया है, मतलब हर चीज़ एक चिट्ठी के जरिए अपने आप को बता देना और इंतज़ार करना। और अगर आप मेरी चिट्ठी देखेंगे ना, तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैंने सब अंडरलाइन किया हुआ है कि तुम अब ठीक से पढ़ाई करना, तुम बच्चे का, गौरव मेरा बड़ा वाला केजी में था, तो उसका भी पढ़ाई पे ध्यान देना, मतलब पढ़ाई अच्छे से करना। हर चिट्ठी में कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का वर्ड आ जाता, सब कुछ बात पूछने के बाद। और मदर फादर इन लोग की भी डेथ हो गई थी कैंसर से, तो माँ के लिए भी बहुत कंसर्न रहते थे कि माँ को हमें देखना है, हमें माँ को रखना है। अभी जयपुर पोस्टिंग आएंगी हमारा आरआर के बाद, तो हम लोग माँ को ले आएंगे। मेरी भी एजुकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, फाइनल ईयर था मेरा, तो हम लोग बहुत सारे प्लानिंग में थे कि इस तरह का
कि हम लोग माँ को अपने साथ रखेंगे। तो चिट्ठियों में यही सब बातें ज़्यादा होती थी, अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, और वो कैसे हैं, इस तरह की ही बातें होती थी। चिट्ठियों में ही हम जिए हैं। आपके 2 बेटे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे को लेके क्या सोचते थे उस टाइम में? तो बहुत छोटे रहे होंगे। बच्चे तो छोटे थे, लेकिन जैसा कि बहुत हम लोग क्लियर थे ना कि एजुकेशन को लेकर, और हम लोग खुद ही हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ये भी हिंदी मीडियम में थे, तो गवर्नमेंट में ही पढ़े, मैं तो चलो सेमी गवर्नमेंट में पढ़ी हूँ। और तो हम लोग को लगता था कि जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हो तो उससे अपने आप को अलग नहीं मान सकते हो। एजुकेशन वाइज लगता है कि बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, अच्छा एजुकेशन ले, जो हमें नहीं मिला वो तो सारे पेरेंट्स सोचते हैं, तो हम लोग भी यही सोचते थे। और अच्छा लगता है कि आज मेरा बड़ा बेटा बीटेक कर चुका है, जो कि फर्स्ट बीटेक, मतलब अपने घर में भी हमारा तो ऐसा माहौल नहीं था कि प्रोफेशनल डिग्री में, तो गौरव बीटेक किया है, छोटा वाला बीसीए कर लिया। तो पढ़ाई एजुकेशन अच्छे से हो गई उनकी, जो हमने दोनों ने सोचा था जिस तरह का, अभी तक भगवान हमारे साथ हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चे। वो क्या बनाना चाहते थे बच्चों को? कभी ऐसा बातचीत ऐसे बातचीत तो कभी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे उस एज में ऐसे नहीं थे। अच्छा करना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, अच्छी क्वालिटी के साथ जाना है बच्चों को, वैसा कुछ बनाने का तो कभी नहीं सोचे, वैसी बात कभी नहीं हुई। वो अंतिम बार छुट्टियों में घर कब आए हुए थे? वो अप्रैल में आए थे, अप्रैल में वो घर आए थे। और ऐसा लगता है ना, जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ, हमको यहाँ का, हमारा एक शक्तिपीठ है रजरप्पा में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से दूर है थोड़ा, तो हमेशा मेरे को मन रहता था कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो कभी प्लान नहीं बनता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको है ना, मुझे सारे रिलेटिव सब, एक्चुअली हमारी शादी ज़्यादा दूर होती नहीं है, इस गांव से उस गांव, इस गांव से, तो हमारे सारे रिलेटिव से ही हैं, पास पड़ोस में है, मतलब आप 2 दिन में सबके यहाँ आप आ सकते हो मिलकर। तो मुझे अपनी नानी के घर ले गए, अपनी मौसी के घर ले गए, बहनों के घर भी घुमाए, फिर मंदिर भी हम गए, रजरप्पा मंदिर भी गए। तो ऐसा लगा कि मुझे सबसे मिलाकर जो मेरी इच्छा थी सब ना, वो पूरा हुआ कि अंतिम बार में आया, सबसे भेंट भी किया। मंदिर मुझे बहुत मन था, तो मंदिर भी गए। तो अंतिम हमारे वही थे, अप्रैल में वो आए थे लास्ट। 4 जून 2004 का आपका दिनचर्या कैसा था? कैसा आपका, मतलब आपका होल डे था वो दिन? 4 जून को ऐसा हुआ, सुबह मेरी बात हुई है, सुबह। हाँ, मैं लैंडलाइन था मेरे अपने प्रोफेसर के घर पे मैं थी, तो सर से थोड़ा गाइडेंस वगैरह के लिए हम लोग सुबह को कभी 2-4 हम लोग स्टूडेंट मिलते थे, जो हमारा एंटोमोलॉजी था, तो कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आप, तो मैं उनके घर पे थी, सर के घर पे, और वहीं उन्होंने फ़ोन किया था। अब मेरी मैम उठाई थी कि जया तुम्हारा, तो उनका नंबर दिया हुआ था घर में, अपना चाचा के यहाँ लैंडलाइन था, तो ये 2 जगह बात हो जाती थी। तो मैं, सर भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, फौजियों की तो सब रिस्पेक्ट करते हैं। जी। तो जया का फ़ोन आया है, मैंने बात किया, तो उससे पहले सबका हाल चाल लिए, मेरी ननद के साथ घर में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो सारे मुझसे पूछे। फिर बोले कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं 7 जून को लौटूंगा घर, मतलब उनका टेन्योर ख़त्म था। अच्छा, सारा चीज़ ख़त्म था, प्रमोशन था नायक का, लांस नायक थे, नायक बनने वाले थे। तो इस नायक का मुझे कैडर आ गया है, तो ट्रेनिंग मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं 7 जून को आ जाऊंगा। सारा सामान भी उन्होंने अपना पैक किया है खुद से कि मुझे जाना है। और मुझे ये बताएं, और बोले कि ना उनको मीठा पसंद नहीं था, तो बोले ना कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं घर भैया आऊँगा और मेरे प्रमोशन हो गया है, तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा, तुम्हें पसंद है इसलिए मैं रसगुल्ला खाऊंगा। तो मेरे पसंद के लिए, मतलब उनको पसंद नहीं, मेरी पसंद थी वो, तो बस हम लोग ऐसे कैजुअल बात किए आने जाने का ही, और ननद के का वो कंसर्न में थे, बहन का, तो ये क्या है कैसा है, तो उसके की वजह से मैंने बस उतना ही और आने का बताया उन्होंने कि 7 को हम आ रहे हैं, तो 7 को ही वो लौटे। 4 जून को हुआ ना कुछ ऐसे, ऊपर से ऊपर से उतारना, दिल्ली तक लाना, तो उनको लग गया आने में। 7 के मॉर्निंग में आए, 4 को हुआ था, तो 5 को हमको खबर हुआ, मतलब हाँ 5 को हमको खबर हुआ, कुछ फ्लाइट डिले हुआ, तो 7 को आएंगे। तो फिर हमको ऐसा उन्होंने बताया, और जो इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है आपका JNK में, ऑपरेशन रक्षक है, और
जम्मू कश्मीर में ही एक है डिस्ट्रिक्ट हयान, वहाँ ये कुछ आतंकवादियों की होने की सूचना इन लोगों को मिली थी। तो ये मिली थी इनको सूचना, और इनका टर्न भी नहीं था, इनको जाना भी नहीं था। एक कोई नवीन थे, उनका ड्यूटी लगा हुआ था, बट कुछ ऐसा हो गया ना, अचानक आपको जब होता है तो एवर रेडी आपको रहना पड़ता है। तो ये एनएसजी में भी रहे हैं, कमांडो में भी इनका रहा है, तो ये लोग फ्रंट और हर चीज़ को पता चलता है, इन लोग करते हैं। मुझे तो उतना पता आइडिया भी नहीं था कि क्या जॉब और कंडीशन होते हैं। तो इन लोगों को सूचना मिला था कि कुछ आतंकवादियों का है, उस एरिया में जाना है। तो ये लोग 4 बजे लगभग उस एरिया में भी पहुँचे। पहले ये लोग भी सब कुछ देखे वगैरह, समझे उस तरह को। तो ये इंसिडेंट जो इनको हुआ वो 8 बजे रात का है। जैसा इनके दोस्त जो थे वो आपका सिग्नल में थे, तो सिग्नल वाले को क्या होता है, वो गाड़ी में रहते हैं और सारा कुछ वो लिंकअप करते हैं, कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसके लिए होता। तो वो आए थे बाद में मिलने के लिए, इनके बहुत अच्छे मित्र थे, इंसिडेंट में वो खुद भी थे। तो उनसे मुझे ये थोड़ी बहुत ये इंसिडेंट के लिए मैंने पूछा था, तो वो जो बताए तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मतलब इतनी बहादुरी से इन्होंने लड़ा। तो ये लोग 6 लोग थे, 7 लोग, जो कि आप वहीं रह गए एक गाड़ी में, और ऑफिसर्स के साथ ये लोग आगे की ओर बढ़े थे। तो जैसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर में जो झाड़ी भी होता है वो हमारे हाइट से ऊंचा ऊंचा होता है। हाँ, और पेड़ तो पेड़ है, लेकिन झाड़ियों से तो पहले तो जैसे बोलते हैं कि हमारे से एक कदम आगे वो आतंकवादी सोचता है, फौज से भी एक कदम आगे। तो उनका कोई मुखबिर वगैरह भी था, जो कि बकरी वगैरह चराने का ये करके, वो भी रास्ता क्लियर है नहीं है, इस तरह से वो लोग भी उनको हेल्प करते हैं ना कुछ वो लोग। तो उनसे इनकी बातचीत हुई थी, इनको पता लगा कि शायद यही हो, मुखबिर से इन लोगों को पता चला हो। तो ऐसा नहीं था। बाद में 8 बजे तक ये लोग गए और 2-2 ग्रुप बताएं कि हम लोग 2 लोग आगे, 2 बीच में और 2 पीछे। तो बीच वाले ग्रुप में थे, मतलब आप देखोगे तो कितने सेफ ग्रुप में होंगे ना, कि आगे भी है, पीछे भी है और आप ही है, लेकिन झाड़ियाँ ऐसी हैं, डिस्टेंस भी है, और बीच में एक पुलिया थी, उस पुलिया से होकर आपको दूसरी तरफ जाना था। तो वो जो पुलिया थी, वो पुलिया में बताते हैं कि एक आदमी ही क्रॉस कर सकता है, अगर 2 आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ऐसे मुड़ना होगा, साइड हो गए तभी आप उस पुलिया को पार कर सकते हो। तो जैसे मेरे हस्बैंड उधर से आए तो एक दूसरे को वो लोग देखे, जो आतंकवादी थे वो लोग भी 2-2 के ग्रुप में चलते हैं, एक साथ वो लोग भी नहीं चलते हैं। तो वो लोग 2 लोग ऐसे निकले और मेरे हस्बैंड लोग 2 लोग आगे ऐसे निकले। तो निकले तो बोले ना, क्या इतनी रात में आप लोग कहाँ? तो नहीं, हम लोग पास के गाँव के हैं, सो गाँव जा रहे हैं। ऐसे वार्तालाप हुआ उनका उस पुलिया पे। और वो पुलिया पे जैसे गए और जहाँ पर दोनों को हो ना टकरा गए, तो टकराने से क्या हुआ ना कि ये ऐसे सट गए। तो जैसे सटे ना, तो उनके गन पे मेरे हस्बैंड का ये सटा, तो ये जान गए कि ये तो है नहीं। तो इनको क्वाइटली, आदमी को जब भी जो इंसिडेंट आता हो या जैसा इनका फौज में अपनी ट्रेनिंग हो, ये उसी टाइम रिएक्ट कर गए, मतलब एक ये के साथ कि अरे ये करके। और जैसे वो अपना गन निकाल के ऐसे करते ना, तो वो उसका हाथ था ट्रिगर पे उसका, तो वो ट्रिगर चला दिया। तो वो शायद इनको पैर पे लगा होगा। तो दोनों तरफ से फिर ये लोग एक दूसरे के ऊपर, एक मेरे हस्बैंड के ऊपर और एक और बंदे थे उनके ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ने लगे पुलिया से नीचे। तो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे जो साथ में और फौजी थे, वो एक के ऊपर थे, तो वो जब गोली लगा ना तो उनको शोल्डर पे लगा, वो उनके साथ में जो थे उनको। तो शोल्डर से लगने से ना वो पीछे की ओर वो फेंका गए, तो आतंकवादी फ्री हो गया। उसने पीछे से फिर गोली चला दी, क्योंकि वो दूसरे ऊपर थे, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे वैसे अपने। तो वो जब पीछे से चला दिया ना, तो उनको जो शूट किया तो ये चेस्ट पे गोली लगी थी। मैंने वो टांग पे भी देखा था, एक यहाँ देखा था, 3 तो मैंने देखा था। इससे भाई लोग जब गए थे तो बता रहे थे। और तो ये चेस्ट पे वाली जो गोली थी वो इनको लगी थी। और उसके बाद ये ऑपरेशन 8 बजे तक दोनों तरफ से फिर बहुत फायरिंग और ये वो दोनों तरफ से हुआ। और ये जो और एक फ्रेंड जो थे वो घसट ऐसे चलते हुए क्रॉल करते हुए अपनी तरफ आ गए, और उनको फिर तुरंत से करके तो वो बच गए, उनको सिर्फ शोल्डर पे लगा था। और फिर उधर से फौज को बुलाया गया दोनों तरफ से। रात में तो इतना दिखता नहीं है, दोनों तरफ से बहुत गोली चली और इनका बॉडी नहीं मिलने लगा। फिर 1 बजे रात को फिर सर्च किया गया, तब 1 बजे 8 बजे का इंसिडेंट रहा। तो भगवान को शायद हमको बॉडी देखना था, मिट्टी लास्ट हमको देखना था, नहीं तो
वो कौन सा चेनाब है, कौन सा है रिवर वहाँ, तो वहाँ क्या था, लकड़ी दो ऐसे थे, उनका गर्दन ऐसे अटका हुआ था और वो यहाँ फंसे हुए थे। नहीं तो उन्होंने क्या किया, उनकी बॉडी को फेंक दिया था नदी में कि बह जाए और ऐसे चले जाए या जो हुआ होगा। तो उनका बॉडी नहीं मिल रहा था, तो वो सब ढूंढ रहे थे, हमारा जितने डॉगी और ये सबको लाया गया था और सर्च ऑपरेशन। फिर उनको ढूंढने में भी लगा कि या तो ले गए होंगे, ये भी हो सकता है ना, ले गए होंगे, कितना मतलब टॉर्चर भी करते हैं ये लोग, तो ये भी सोच रहे थे ये लोग। लेकिन बाद में ऐसे इनका सर ऐसे था और पानी बॉडी था और बलताएँ जैसे निकाले तो जहाँ जहाँ बुलेट था वहाँ से हाथ पार पानी बह रहा था। तो पानी जो है, अगर पानी में नहीं रहते तो भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग का इतना इमीडिएट वहाँ ये रहता है कनेक्शन हॉस्पिटल और ये कि बचने का चांस रहता है। लेकिन पानी में जो इनको चला गया ना, तो और शायद चेस्ट वाली जो गोली बुलेट लगी, तो ये आमने सामने की ये लगाई थी और सब कुछ एकदम। ये तो आमने सामने के वो टकराए, फिर टकराए वाला, अगर वो गिरे भी नहीं होते ऐसे करके, या दूसरा भी बंदा जो गिर गया नहीं होता तो कुछ और होता सिचुएशन। अच्छा दीदी, एक चीज़ और हमें बताइए कि आप पहले एक आम जीवन जीते थे, मतलब एक नॉर्मल जो अपना यूपी बिहार झारखंड सबका जो मतलब लाइफ होता है, और अभी एक आप वीर नारी आप कहलाते हैं। तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हुए हैं पहले के जीवन में, अभी के जीवन में? देखिए, एक चेंज तो मैं कहूँगी, जो विडोहुड होता है ना हमारे भारतीय समाज में, ये विडोहुड बहुत पेनफुल है। चाहे वो हम फौज में वीर नारी कहलाएं, वो तो वीर नारी हमें फौज बोलता है, समाज में तो विधवा ही बोलते हैं। और विधवा के साथ में भी आप इसके जितने सारे सिनोनिम्स जो निकालेंगे ना, वो गाली के रूप में भी प्रयोग होता है। आप देखेंगे जो मर्द तो औरत को लेके ही गाली देते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि देखो, हमारा तो ऐसा लाइफ है कि कभी कभी लोग हमारे तो वीर नारी सम्मान पूर्वक तो हमारा फौज देता है, लेकिन ऐसे तो आप उनको बहुत सारा वर्ड्स हैं जो मैं खुद बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो बड़ा डिप्रेसिंग वर्ड होते हैं जो अपने आप को ही आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। तो वो जो शब्द ही होते हैं जो ऐसे शब्द कोई सुनना भी नहीं चाहता। अब हमारी लाइफ वो हो गई और हम वो लाइफ जीने वाले हैं, तो लाइफ तो बहुत बदल जाता है। और बीइंग मतलब सोल्जर्स वाइफ, जब समाज आपको वो गर्वान्वित महसूस कराता है, समाज का बहुत रोल होता है। अगर वो गर्वान्वित नहीं महसूस कराए समाज ना, तो फिर वो हौसला भी नहीं आता है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप एक वीर शहीद की पत्नी हैं और आप वीर नारी हैं, और फौज आपको ये एहसास कराता है कि मतलब हम हमेशा आपके साथ हैं, समाज भी एहसास कराता है। मैं समाज का इक्का दुक्का तो हर जगह लोग रहते हैं, तो वो जब एहसास कराता है ना, तो वो गर्व आपको जीने का सहारा भी बन जाता है। लेकिन लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, और चेंज हमारे लिए ही होती है, उस फैमिली के लिए होती है, उस माँ बाप के लिए होती है, परिवार के वाइफ के लिए, बच्चों के लिए चेंज होती है। नहीं सब तो अपनी अपनी लाइफ में फिर सेट हो जाते हैं, जो समाज हमारे लिए इतना उमड़ के आता है। और ये समाज का ही ये है, तो मतलब ये क्या बोलेंगे जो बना हुआ है। लेकिन वो ग्रीफ में जब लोग आते हैं तो आपको यूनिटी देते हैं, लेकिन विडोहुड बहुत पेनफुल होता है। सारे लाइफ आप मतलब उनके नाम पे रह रहे हो, बहुत सारे मुश्किलें आती हैं। बहुत जगह ऐसे है कि आपको लगता है कि मुझे बात शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, और डिसीज़न लेने में, बच्चों को अकेले बड़ा करने में, सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। मतलब सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ नहीं है, और बहुत डिफ़िकल्ट है, सबके लिए डिफ़िकल्ट है। आज वो पेरेंट्स भी को भी लगेगा, बच्चों को लगेगा, मैं अभी शादी करूँगी बच्चों को, तो बहुत सारे ऐसे भी है ना। देखो, विधवापन या जो विडोहुड है ना, उसमें बहुत सारे रस्म रिवाज ऐसे हैं कि विधवा को करने नहीं दिया जाता है, या मैं कुछ अच्छे ओकेजन में उनके लिए अशुभ मानी जाती हूँ, तो वो फीलिंग भी समाज आपको कराता है। तो ये बहुत पेनफुल है, इसको भी रिमूव करना चाहिए। जैसे सती प्रथा रिमूव हो गया या कुछ ऐसे रिमूव हुआ ना, तो ये अच्छे अवसरों में भी आपको उनको बुलाना चाहिए कि वो कितने अच्छे से रह रहे हैं, इनको इनकी आशीर्वाद लगने चाहिए, इनके जैसे बनना चाहिए, इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। विपत्ति में इन लोगों ने हार नहीं मानी, तो ये किस तरह से अशुभ है, पर अपने लोग ही फील कराते हैं, और ये तो सत्य है। और कभी कभी स्वीकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ज्यादातर अपने लोगों के खुशियों में शामिल होने जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब
खुद से भी नहीं शामिल होना चाहते हैं हम लोग कि पता नहीं आगे वाला क्या सोच रहा होगा। तो ये थोड़ा पेनफुल हो जाता है। और झारखंड हमको लगता है सारी जगह ऐसा है, या सुबह वाला मानने वाला ना, इसको चेंज करना चाहिए। कुछ सोचना चाहिए, कुछ रूल। समाज में बदलाव कब आता है? जब हमारे समाज के लोग ही खड़े होकर उस चीज का अपोज करते हैं, उस चीज का विरोध करते हैं। और जब तक आपकी फैमिली में वो गुजरता नहीं है ना, तो शायद वो भी समाज भी नहीं समझता है। वो दूर दूर से समझना, और एक जब आपके ऊपर बीत जाए ना तो समझना, तो ये अंतर होता है। तो इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इतने सारे कुछ कुछ सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज बदलाव नहीं होगा। जैसे दहेज प्रथा ऑन पेपर बहुत बदलाव है, लेकिन हम लोग देखते हैं सोसाइटी में है, बड़े शान और शौकत से लेते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लेते हैं, पढ़े लिखे वाले लेते हैं। तो वैसा चेंज नहीं है, मतलब एक अंदर से होनी चाहिए। वो सिर्फ एक आप वो रेसे टाइप नहीं होना चाहिए। तो वो फीलिंग तो आप करा सकते हो ना। जैसे मेरे घर में ही शादी हुई, तो मेरी दीदी जेठ की बेटी की थी। मेरे बच्चों ने, जैसे मेरे जेठानी की बच्चों ने, बेटियों ने, चाची आप ये पहनो, चाची आप ये लगाओ, ये करो। फिर मैं एक रस्म था जिसमें बरी बनाते हैं, सुहागिन बनाते हैं, तो वो मैंने नहीं किया। बोला भी गया, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? तो बाकी लोग बैठे हैं, पता नहीं वो लोग फिर कुछ हो जाए उस बच्चे के साथ। हम लोग भी सोचते हैं ना कि अगर कुछ इसके साथ अनहोनी हो जाए तो वो कहेंगे इनकी चाची विडो थी, उन्होंने ये रस्म में भाग लिया। बाकी बहुत सारे रस्म में बढ़ चढ़ के आलता लगाया, पूजा में, मतलब अपने घर में मुझे बहुत ये मिला। लेकिन ये बदलाव होना चाहिए, सोच में भी बदलाव होना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि इसमें हमारा क्या कसूर है ना, या मतलब हमने तो वो नहीं बोला। और आज अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो क्या मैं फिर मतलब वो शुभ हो गई? आप वो सोचो कि अगर आज मैं तुरंत शादी कर लेती हूँ तो क्या मैं शुभ हो गई? आप मुझे हर जगह हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो इस सोच को सोचना चाहिए। बाकी तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि ये नहीं है, हमें हमेशा है। आप कुछ ऐसा जीवन का इनके बारे में शेयर करना चाहते हैं जो आपको हमेशा याद आता है कि वो ऐसा बोलते थे? ऐसा बोलते थे, देखो 2-3 इंसिडेंट हैं। जैसे हम लोग का शादी हुआ, हम लोग एटलीस्ट मैं तो नहीं थी उस मैच्योरिटी लेवल पे, बट इनका सोच बहुत क्लियर रहता था पढ़ाई से भी और हर चीज़ में। तो इनको जैसे हम लोग सोचते थे कि अभी बच्चे नहीं लाने हैं, बट ही वॉज वेरी क्लियर कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर किसके सहारे जियोगे, तो एक बच्चा होना चाहिए। ये सब याद आता है कि देखो कैसे ये अपना प्लानिंग, या इनको जाना हो तो शायद इस तरह की बातें करते हैं। तो उस टाइम तो आप एज अ लेते हो ना, क्यों सोचोगे नेगेटिव कि इनको कुछ हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमारा ऐसा वर्कअप कंडीशन है, या इनको अपना जो है ना पैट्रियोटिज्म जो बोलते हैं, जो देशभक्ति है, वो बहुत, मतलब शायद सभी फौजियों में होता होगा ये, कि अपने लिए तो बहुत अच्छा कर गए ना, जिस प्रोफेशन में थे, जिसके लिए ये गए। और हर फौजी ये चाहता है कि मैं एक युद्ध में जाऊं और लड़ूं, मैं अपना 100% दूं, चाहे मैं बोलते नहीं तिरंगे में लिपट के आऊँ, या मैं ऐसे ही आऊँ, या मैं तिरंगे में लिपट आऊँगा तो मैं जरूर घर या मिलूंगा तो सबसे। तो ये जो सुनते हैं हम लोग, वो अपने रोल में पूरा थे। जैसे अपने यूनिट के लिए लोग अपना एक और बोलते हैं नाम, नमक और निशान। तो ये नमक और नाम और निशान सब अपने रेजिमेंट के लिए, अपने यूनिट के लिए। और ये कसम परेड की भी बात करते थे कि हमारा कसम परेड ऐसा होता है, जब हम लोग फौज में जाते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, ट्रेनिंग में हमारा ये रगड़ा, ये सारा चीज़ होता है। मतलब वहाँ का जो परंपरा है ना, पनिशमेंट और ये का रिवेंज नहीं होता है, मतलब हर चीज़ से वो लर्निंग है, पनिशमेंट में भी लर्निंग होता है इनका। और वो यूनिटी, वो अपनापन हमको नहीं लगता कोई और डिपार्टमेंट में होता होगा। और जब ये पास आउट हो जाते हैं, जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है इनकी और पास आउट होते हैं ना, तो इनका परेड होता है, जो पासिंग आउट परेड आप लोग देखते हैं, तो जवान की भी सबकी होती है इस तरह। तो ये इनको बोला गया कसम परेड होता है, ये मुझे बताते थे। तो मुझे भी उतना नहीं पता था कसम परेड क्या होता है।
तो कसम परेड मतलब उस दिन आप देखेंगे ओथ लेने के लिए कराया जाता है, जब होता है तब ये परेड भी करते हैं ओथ लेकर। तो उसी में ये ना पूरा मातृभूमि का हवा से, पानी से, जल से, जो भी है, तीनों क्षेत्र में अगर हमको कभी भी युद्ध करने के लिए भेजा जाए तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, सर्वस्त्र मैं अपना निछावर करूंगा और मातृभूमि मेरे लिए, देश मेरे लिए, ये झंडा मेरे लिए, रेजिमेंट मेरे लिए शान है। ये उनका कोर होता है, वो उनका संदेश होता है। तो सोचो एक बंदा जो इस तरह का ट्रेनिंग में पहले एक एकदम सिविलियन और फिर बिल्कुल एक अलग लाइफ, और मतलब मेरे लिए फर्स्ट, हम लोग तो दूसरे हैं, प्रायोरिटी वाइज भी मैं दूसरी हूँ, सेकेंड ही हूँ, और इस चीज का गर्व हमें भी होता है कि चलो मतलब ऐसा वो फीलिंग हमें भी आ जाता है कि देश हमारे लिए प्रथम होना चाहिए है, तब हम फैमिली उनके लिए दूसरा होता है। इसलिए तो ये इतने ये में मतलब निडर होकर हर लड़ाई में, हर ऑपरेशन में ये लोग चले जाते हैं। तो इनके लिए तो बहुत बढ़िया हुआ कि जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए इनका लाइफ था, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से दिया, उससे पीछे नहीं हटे। हो सकता है कि अगर मैं इनके लिए सोचती हूँ, फैमिली हूँ, वाइफ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो ये नहीं टोकते, चुप से निकल जाते, तो क्या होता, अपनी जान तो बच जाती ना। पर ऐसा तो नहीं होता है ना, उनको लगता है कि नहीं, मैं तो इसी के लिए हूँ, ये नुकसान पहुंचाएगा हमारे देश को। तो ये लोग उस तरह से जज्बा से जीते हैं। लेकिन जो हम बच जाते हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे हर कोई का स्टेज होता है, लाइफ का एक स्टेज होता है, तो हमारे बच्चों को वो प्यार तो नहीं मिला, एक फादर को से जो मिलना चाहिए, फादर का टाइम मिलना चाहिए, फादर के साथ जीते बच्चे तो क्या होता, या मैं इनके साथ रहती मेरे हर स्टेज में, मेरे पढ़ाई के बाद, मेरी जॉब के बाद, घर मान लो मैंने बाद में लिया, या कुछ हम लोग कहीं खाते हैं, घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको अकेले डिसीजन लेना पड़ता है, ऑल इन वन, तब आपके साथ होते तो वो डिसीजन कैसा होता, वो सब तो है और हमेशा ही रहेगा। वही कहते हैं ना, फौजी बनना थोड़ा आसान है, तो फौजी का परिवार बनना बहुत मुश्किल है, उससे ज़्यादा कठिन है वो।